तो साथियों हम नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और इसमें हम देखने वाले हैं इतिहास के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं 500 क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कहीं भी पढ़ा नहीं हिस्ट्री तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा है तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि 500 क्वेश्चन हम लगभग 3 घंटे में कंप्लीट करने वाले, 3 से 4 घंटे में। तो पूरा इतिहास आपको 500 क्वेश्चन के अंतर्गत हम जो इम्पोर्टेंट समझेंगे, इन क्वेश्चन के अलावा भी और बताएंगे, तो आपका इतिहास मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस मैराथन से। तो अगर आप एग्रीकल्चर टीए या कैंट सुपरवाइज़र या अन्य यूपी ट्रिपल या प्री यूपी पीएससी की वैकेंसीज़ के बारे में तैयारी कर रहे हैं और आप इतिहास से क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने में दिक्कत आ रही है या फिर याद नहीं होते क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यह सीरीज 500 क्वेश्चन की है और आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप शुरू करते हैं अपना वीडियो, और यह क्लास दूसरा है और इसमें हम देखने वाले हैं 51 से 100 क्वेश्चन नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, और मैं आपको बता दूं ये 1 लाइनर के फॉर्म में है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसको ज़रूर हाईलाइट कर दूंगा कि इस पर ज़्यादा जोर ना दें, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट, बाकी तो इम्पोर्टेंट हैं ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक बृहदर्थ थे, ठीक है। उसके बाद जो इनके सेनापति हत्या कर देते हैं जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग होता है, फिर अगले वंश की स्थापना हो जाती है। मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध से संबंधित है, और आपको पता है ललित विस्तार करके एक ग्रंथ है, वो बौद्ध ग्रंथ है और उसमें बुद्ध को देवता बताया गया है। साथ में हम आपको बता दें कि बुद्ध की जीवनी के बारे में अगर पूछा जाए बुद्ध को देवता या बुद्ध की जीवनी किसमें है, तो ललित विस्तार नाम के एक ग्रंथ है, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और आपको पता है बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी जो हुई थी कुंडलवर में, और दूसरी कहाँ हुई थी आप बताइए कमेंट में, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और गंधार शैली के गंधार नहीं होगा, भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो गांधार कला जाना जाता था। गांधार और भारतीय शैली को मिला के भारतीय और यूनानी शैली का मिला के यहाँ पे गांधार कला का निर्माण हुआ था। कुषाण वंश की प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क जो थे और कुषाण वंश के इम्पोर्टेंट राजा में से माने जाते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और कहाँ हुई है? वह कुंडल वन में हुई है, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत थी, उसके बाद कोई बौद्ध संगीति नहीं हुई, और ये प्रथम शताब्दी में हुई है, ठीक है। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश से संबंधित थे, और इनके समय में शक संवत शुरू हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि कुषाण भारतीय थे या बाहरी, तो ये बाहरी थे। ये विदेशियों में इनकी गिनती होती है, और 78 ईस्वी में शक संवत माना जाता है। अगर बात करें इसके कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुषाण वंश की स्थापना जो की थी कुजुल कैडफिसेस ने की थी। कुजुल कैडफिसेस आपको दिखा देते हैं। कुजुल याद रखिए, कैडफिसेस, ठीक, कैडफिसेस। और शक संवत हो गया 78 ईस्वी में, और जो साथ में अगर विक्रम संवत पूछ लिया जाता, कभी कभी विक्रम संवत भी पूछता है, तो विक्रम संवत जो हुआ है 57 BC। AD और BC में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं या कोई और भी आपके फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हुए वो आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो है,
कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? तो कला जो है कनिष्क शासनकाल में जो गांधार शैली का उत्कर्ष देखने को मिलता है। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल कलिंग वंश से संबंधित थे। कलिंग के राजा से संबंधित थे खारवेल जो थे। और इनके बारे में बता दें हम आपको, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी मिलान करने को आ जाता कि खारवेल का कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख ध्यान रखिएगा, का खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। सातवाहन का सबसे, ये बड़ी दिक्कत आ रही मेरे साथ यार, अगर किसी को पता हो इसे दिक्कत क्यों आ रही है तो बताइएगा। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, या सातवाहन का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। बड़ा क्या मतलब, महान शासक माना जाता है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह जो स्थापित किया गया था गुप्त शासकों द्वारा स्थापित किया गया था, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और समुद्रगुप्त को एक और इम्पोर्टेंट नाम है, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हर्षेक किस राजा का राजकवि था? तो हर्षेक जो थे राजकवि थे, और ये समुद्रगुप्त के शासन से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं 62, बड़ी दिक्कत है यार। तो अगला जो क्वेश्चन है, मोबाइल पे एक्चुअली बहुत दिक्कत होती है बनाने में, मैं अभी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ लैपटॉप या फिर कुछ और। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो हुआ है, व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण से समाप्त हो गया? तो हूणों के आक्रमण से संबंधित है। और हूणों को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। स्कंदगुप्त जो हैं, स्कंदगुप्त, इन्होंने हूणों को पराजित किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो सोने के जो है सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। सिक्कों से संबंधित शीशे के सिक्के कई बार पूछा गया है, तो शीशे के सिक्के जो जारी किए गए थे वह सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन, जो भी क्वेश्चन में आया आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। सातवाहन अगर है तो सातवाहन, अगर आंध्र सातवाहन है तो आंध्र सातवाहन। एक ही देखने को मिलेगा, दोनों नहीं देखने को मिलेंगे। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मैंने अभी बताया था समुद्रगुप्त को, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में जो उपलब्धियां वर्णित हैं, ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। इसमें कई शासकों की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो था ये चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय जी थे, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? वह आया था हर्षवर्धन के काल में। अगर इतसिंह की बात करें, इतसिंह, तो यह किसके शासनकाल में आया था? ये आप कमेंट कीजिए। तो तीनों याद रखने हैं, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान और ह्वेनसांग के बारे में पूछा गया है ज़्यादातर, इत्सिंग के बारे में कम पूछा गया है, मगर कभी कभी आया है। तो आप इसको गूगल पे सर्च करिए अगर आपको नहीं पता है, मगर पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिए, इत्सिंग किसके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो कालिदास हैं, ये माने जाते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी के द्वारा परामर्श कर किसके दरबार में दिया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में ध्यान रखिए, केवल चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ज़्यादा आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसके शासनकाल में के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई? तो गुप्तों के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित हुई। कभी कभी एलोरा की गुफाएं उससे संबंधित आ जाता है। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में हैं, और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। एलोरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों की से संबंधित है, हिंदू जिसे ब्राह्मण कहते हैं, जैन और बौद्ध, तीनों, बौद्ध जैन हिंदू तीनों से संबंधित है
गुफा एलोरा गुफा। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं 70 क्वेश्चन। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। अरिकामेडु जो था रोमन साम्राज्य व्यापार का केंद्र था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो चोल राजा राजेंद्र ने इम्पोर्टेंट कम है, मगर ध्यान रखिएगा, पंडित चोल, मुंडीकोंड और गंगेकोंड। ठीक है, पंडित चोल, मुंडीकोंड और गंगेकोंड। आपको विदेशी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो विदेशी नाम भी याद करने की कोशिश करिए। समझ लीजिए, अच्छा लग रहा है मुझे गंगेकोंड 2-3 बार कहेंगे याद हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। 70 हो गया, 71 देख लेते हैं। अच्छा 71 हो गया, 72 देख लेते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि का विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन को दान में दी गई? तो जो विभिन्न भूमियों का, ये इम्पोर्टेंट नहीं, हटाइए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज प्रथम ने लंका को पहले जीता था, ध्यान रखिएगा। उत्तर में रूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पे शासन था। तमिलनाडु आपको पता है कहाँ पे है? तमिलनाडु ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और तमिलनाडु यह है, ये केरल है, और ये कर्नाटक है। ठीक, ये इस एरिया में जो थे चोल थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो एलोरा जो थी राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। एलोरा के बारे में मैंने पहले क्या बताया है कि यहाँ की जो गुफा, एलोरा की गुफा, यह 3 धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध और हिंदू। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है, तो राष्ट्रकूट ने ही कराया होगा। तो इनके शासक जो थे कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमोघवर्ष ने जो पुस्तक लिखी कविराज मार्ग, इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3, ये भी पता नहीं कैसे इन्होंने मैंने बनाने को कहा, एक गलत क्वेश्चन को बना दिए, 1-2 बार क्वेश्चन है उनको भी बना दिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सर 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आपने 5-6 क्वेश्चन गलत मत कीजिए। ठीक है, मैं वही पोर्शन कर रहा हूँ जिससे आप क्वालिफाई हो जाएं, इनके आप याद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आने के चांसेस बहुत ही कम है। और जो आपके पास क्षमता है, क्षमता के हिसाब से पढ़िए। अगर आपको लगता है उसके बाद आपको याद हो गया सब, तब आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ये वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है, आराम से पढ़ लीजिएगा, मगर अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम का मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पल्लव राजवंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य तो थे, बादामी के चालुक्य, बादाम मतलब समझ लीजिए, और वातापी, वा से दोनों हैं, वा से बादामी, वा से वातापी के चालुक्य थे, दो जगह के चालुक्य थे। और पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये वातापी के चालुक्य से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन में पा है और वातापी में पा है, पा को उठाइए मिला लीजिए। ठीक है, रविकीर्त जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का ही संरक्षण प्राप्त था इनको, और ये वातापी के चालुक्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 70 क्वेश्चन है और देख लीजिए। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है और किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किस पहाड़ी पे? तो माउंट आबू जो है, आबू की पहाड़ी पे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पुस्तक जो है कथा सरित सागर सोमदेव जो द्वारा लिखी गई है, और बृहद कथा मंजरी, रुक जाइए, कथा सरित सागर आप समझ चुके हैं सोमदेव है, और बृहद कथा मंजरी
इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है। एक किसकी है, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी, कथा सरसागर, सोमदेव, ये ध्यान दीजिएगा। हर्ष के हर्षचरित में के लेखक जो हैं बाणभट्ट हैं, और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। ठीक, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल के शासकों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था। किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि ली थी, तो मिहिर भोज को परमार भी कहा जाता है। पर प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि ली थी, तो ये प्रतिहार राजा हैं। गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपने सुना होगा। तो परमार की उपाधि मिहिर भोज ने लिए, इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो मिहिर भोज जो था या प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर कैंडिडेट 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप लगे हुए हैं मेरे साथ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो उनसे आप कम नहीं होंगे। जो 1-2 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, उनमें भी आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, पूरा आपका क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, और आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि माइनस मार्किंग है, अगर आपको डाउट होता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए बैड लक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो मिहिर भोज तो थे, प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मैंने पहले ही बता दिया कि ह्वेनसांग थे। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तो ह्वेनसांग को जाना जाता है। ठीक है, यात्रियों का राजा जिसे कहते हैं राजकुमार, ह्वेनसांग ही है, और यह इम्पोर्टेंट है, चीन से आया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारतीय शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और किस वंश से संबंधित है, आप देख लीजिए यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय किस वर्ष से संबंधित है, चालुक्य से, और वो भी वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, और रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा। ठीक है, चालुक्य हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई, तो हर्षवर्धन ने ही नागानंद की जो है रचना की, और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है गोपाल जो थे, इन्होंने पाल वंश की स्थापना की, और धर्मपाल जो थे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, सांची का महान स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव हैं। जयदेव गीत गोविंद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और मैंने पहले जो क्वेश्चन बताए, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंदु, और कथा सरित सागर कौन थे, सोमदेव। दिद्दा नाम की रानी ने भारत में किस भाग पर 980 से 1003 किस तक शासन किया, तो कश्मीर में जिद्दा नाम की रानी ने शासन किया था, कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। और सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले पहले अरब सेना के सेनापति कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम अरबी थे। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तराइन का युद्ध जो हुआ है, दूसरा युद्ध जो हुआ है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और 1192। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए में जो है मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। जैसा पता है मोहम्मद गौरी जीत जाता है, किससे जीतता है, पृथ्वीराज चौहान से। तो इसके बाद इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और हम अगले वीडियो में आएंगे। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैं भी आपके लिए तैयारी करता हूँ, आपकी तरह तैयारी करता हूँ, और मैं जो अभी तक एक्सपीरियंस किया हूँ कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, किस पे आपको फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं फोकस करना चाहिए। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आप इतिहास ही आप 1 साल तक पढ़ेंगे। BA में जो सब्जेक्ट होती है इतिहास के, वो पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास ही आप 1 साल तक पढ़ सकते हैं।
इतना डीपली होता है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए। आपको 1 महीने में इतिहास, 1 महीने में सब, मतलब 1-2 महीने में आपको पूरा सिलेबस 2 महीने में, 3 महीने में कंप्लीट करना है। बस आपका सहयोग चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।